नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज मैं अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करना चाह रहा हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। तो ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना है। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है लीगलाइजिंग गे मैरिज और लेस्बियन मैरिज। सुन के शायद आप लोगों को शायद थोड़ा सा झटका लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा झटका चलता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस विषय में को लेकर। आप लोग शायद पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि इस विषय को लेकर बात क्यों करना, मतलब ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है। और मैंने देखा है इंटरनेट पे या दूसरी सारे जो माध्यम है उसमें इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कोई इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। और मुझे लगा कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है और इसको लेकर बात करना चाहिए, और ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है। सो हियर आई एम। तो पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया के ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसको लेकर एक केस चल रहा है। और 18 अप्रैल को इस विषय के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये पूछेंगे कि मतलब कितने सारे लोग होंगे इंडिया में, क्या बेकार में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जी नहीं, मैं बेकार में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, उससे पहले छोटा सा एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ। दिस इज़ ए लीगल इशू। सो बाय क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो के ज़रिए मैं अपना मैसेज सभी लोगों को भेजना चाहता हूँ। इंडिया में जितने सारे लोग रहते हैं सभी को, नेता मंत्री जो भी है, खासकर ये वीडियो के ज़रिए मैं अपना मैसेज इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर DY चंद्रचूड़ जी और जितने भी सारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो सारे लोगों को ये मैसेज भेजना चाहता हूँ मैं अपने वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा एक आंकड़ा दे देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इंडिया में कितने पॉपुलेशन है व्हेन इट कम्स टू LGBTQIA+ कम्युनिटी। तो 2012 में उस टाइम पे इंडिया का जो गवर्नमेंट था, यूपीए गवर्नमेंट, उन लोगों ने एक हलफनामा इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दिया था। उस आंकड़े के अनुसार इंडिया में गे पॉपुलेशन था उस टाइम पे 2012 में 2.5 मिलियन। ठीक है, ये सरकारी हिसाब है। उस हिसाब से 2021 में इप्सोस नाम का एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एंड कंसल्टिंग एजेंसी है। इस एजेंसी ने अपना एक सर्वे किया था, ऑनलाइन सर्वे, और इसका मेन हेडक्वार्टर फ्रांस में है। आप लोग गूगल कर सकते हो। तो इस सर्वे के हिसाब से इंडिया में 17% पॉपुलेशन ऐसे है जो अपने आप को स्ट्रेट या हेट्रोसेक्सुअल नहीं मानता। तो अगर इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है तो इस हिसाब से आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना सारा पॉपुलेशन होगा व्हेन इट कम्स टू LGBTQIA+ कम्युनिटी। ये बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और इन सारे लोगों का ह्यूमन राइट वायलेट्स हो रहा है। तो for this reason this is a very important topic to discuss, legalizing their marriage right. Yes. Now अभी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने 2023 के मार्च के महीने में, शायद 13 मार्च को एक डिसीजन दिया था, कुछ बोला था। उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सभी कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारे गे कपल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शादियां कर चुके हैं, मतलब ट्रेडिशनल मैरिज जिसको कहते हैं। ठीक है, 7 फेरे ये वो वगैरह, इस तरीके का मतलब मैरिज वो लोग कर चुके हैं अपने घर में या किसी दूसरी और जगह में, और एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में बहुत सारे सालों से।
उनमें से कुछ गे कपल्स ने मामला किया था कि हमारे मैरिज को क्यों लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। वो मामला अभी चल रहा है और 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ये हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और हम लोगों को क्या देखना है कि ह्यूमन राइट्स, संविधान और जो आइन है, जो कानून है, इन तीनों चीज़ों के साथ हम लोग एक समानता बिठाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिसीजन देंगे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक दिन में नहीं होगा, ये डिसीजन हम एक दिन में नहीं ले सकते। तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सरकार ने, मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था? इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था, देखिए भाई, हमारे इंडिया में ये सारा कल्चर नहीं होता। हमारे इंडिया में क्या होता है, एक महिला होता है, एक पुरुष होता है, वो दोनों शादी करते हैं, फिर सेक्स होते हैं, फिर बच्चे होते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। यही इंडिया का कल्चर है, यही इंडिया का नियम है। हम लोग अगर गे मैरिज को लीगल कर देंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, इंडिया पूरा ख़त्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स है, मतलब हिंदू रिलीजियस ग्रुप, मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप और क्रिश्चियन रिलीजन जो रिलीजियस जो ग्रुप है, जो संगठन है, वो सारे लोग भी करीब करीब एक ही चीज़ बोल रहा है। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज कि पहली बार इंडिया के जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके साथ ये सारे ग्रुप्स एक तरीके से बोल रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी करीब करीब एक ही चीज़ बोला है इस बारे में, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादातर टाइम पे बोलते हैं वो ये है कि ये इंडिया का कल्चर नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही बोला, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने यही बोला। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करता। मैं आप ही की तरह एक आम नागरिक हूँ और मुझे लगा कि मुझे इस विषय के ऊपर बोलना चले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और ये ह्यूमन राइट का विषय है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कोई दूसरा वजह नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबका यही कहना है, ज़्यादातर लोगों को ये, मतलब ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये गे मैरिज, गे रिलेशनशिप, लेस्बियन मैरिज, लेस्बियन रिलेशनशिप, ये वेस्टर्न चीज़ें हैं, वेस्टर्न कल्चर है, उनके वेस्टर्न कंट्री से यहाँ पर आया, ये इंडिया का कल्चर नहीं है, इंडिया में कभी था ही नहीं, ये इंडिया में होता ही नहीं। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ये नेचुरल नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारी बातें इंडियन गवर्नमेंट और दूसरे सारे लोग कर रहे हैं। उन सारे लोगों को मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इंडिया का रिलेशनशिप, मतलब इंडिया का क्या है कल्चर, और ये एक्चुअली नेचुरल है या नहीं है, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में ही बोलूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये एक्चुअली इंडिया का कल्चर है या नहीं है। और अगर आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानना है तो ऑब्वियसली देखिए, ये पब्लिक डोमेन में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आसमान से नहीं गिरा है मेरे ऊपर, ठीक है। ये पब्लिक डोमेन में है, आप लोग चाहें तो जाकर इस विषय के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यू नो everyone is creating a huge fuss about this is not Indian culture, this is not Indian culture, the Indian culture is something else, Indian culture is something else. So the thing is, देखिए प्राचीन भारत में द्वितीय शताब्दी में एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है कामा सूत्र। अब ये बुक किसने लिखा था? किसी अंग्रेज ने लिखा था, किसी अमेरिकन ने लिखा था, यूरोपियन ने लिखा था, किसको, कौन लिखा था, कहाँ पर लिखा था, ये सब आपको पता है, ठीक है। इंडिया का बुक है, इंडिया ने लिखा है, यहाँ पर बैठकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कामा सूत्र एक बुक है। कामा सूत्र बुक में
एक चैप्टर है जिसका नाम है पुरुषायिता। क्या नाम है? पुरुषायिता। इस चैप्टर में जो समलैंगिक लोग हैं उनके बारे में डिटेल में बोला गया है। ठीक है, उस टाइम पे द्वितीय शताब्दी में उस टाइम पे गे रिलेशनशिप होते थे, गे शादियां भी होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो समलैंगिक पुरुष थे उनको क्या बोला जाता था? क्लीबस बोला जाता था। और जो महिलाएं हैं, समलैंगिक महिलाएं, उनको क्या बोला जाता था? स्वारेनीज। क्लीबस एंड स्वारेनीज। ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया में 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस वर देयर। 8 अलग अलग तरीकों के शादियां होती थी उस टाइम पे। और उन 8 शादियों में से एक शादी था जिसको कहते थे गांधर्व विवाह। इस गांधर्व विवाह के अंदर उस टाइम पे जो समलैंगिक लोग थे एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते थे, और इसको करने के लिए इन लोगों को किसी का परमिशन का जरूरत नहीं था, अपने माता पिता का भी नहीं। अपने इच्छा अनुযাयी ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप करते थे, शादियां करती थी। ये हो गया एक मतलब प्रूफ कि ये एक्चुअली इंडिया का कल्चर है या नहीं है। दूसरा क्या चीज़ है? महादेव के बारे में तो सबको पता है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महादेव के बारे में तो सबको पता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है, और ये दोनों पुरुष है बाय द वे, कि इन दोनों के बीच में मिलन हुआ था, और मिलन होने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम क्या है? लॉर्ड अयप्पा। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं उनको शायद इनके बारे में नहीं पता, लेकिन जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं उन लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि लॉर्ड अयप्पा इज अ वेरी वेरी पॉपुलर गॉड इन साउथ इंडिया। और ये कैसे हुआ? 2 पुरुष एक दूसरे के साथ मिलने के बाद, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, लेकिन दिस इज इंडियन कल्चर। ओके, फिर बात करते हैं खजुराहो के टेम्पल, जो कि 12th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। खजुराहो के टेम्पल को किसने बनाया? अंग्रेज लोग आए थे बनाने के लिए। किसने बनाया? सभी लोगों को पता है कि खजुराहो के टेम्पल के ऊपर किस किस्म के मूर्तियां बनाया गया है, कैसे गे रिलेशनशिप, गे सेक्स को, लेस्बियन सेक्स को, ग्रुप सेक्स को दिखाया गया है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ओके, नाउ अभी बात करते हैं महाभारत और रामायण का। जी हाँ, महाभारत एंड रामायण, इसमें भी गे रिलेशनशिप का उल्लेख मिलता है। और हम लोग तो सभी रामायण और महाभारत को मानते हैं, क्यों है ना? नहीं, बंगाली में रामायण का अनुवाद हुआ था और ये किया था कृत्तिबास ओझा नाम के एक व्यक्ति ने बहुत सालों पहले। ठीक है, तो उस रामायण में ये लिखा गया है कि उस टाइम पे अयोध्या में राजा दिलीप नाम का एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं था, और उसके पास 2 रानियां थी, उसकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, तो उनको कोई संतान नहीं था। एक दिन राजा गुजर गए, और गुजरने के बाद 2 रानियां टेंशन में आ गया कि क्या करें हम। तो वो दोनों रानियां चले गए अपने गुरु के पास, कुल गुरु के पास, और कुल गुरु ने बताया, देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एक पोशन और एक मिक्सचर बना के दे रहा हूँ, ये आप पी लीजिए और उसके बाद एक दूसरे के साथ सेक्स कर लीजिए, उसके बाद वन ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बिकम अ प्रेग्नेंट। और ऐसा हुआ। और पता है जो बच्चे ने जन्म लिया वो कौन था? वो था भागीरथ। जी हाँ, राजा भागीरथ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से धरती पे लाया था, वही भागीरथ का जन्म हुआ था। तो कैसे हुआ ये? 2 रानियां, 2 फीमेल कैरेक्टर हैविंग सेक्स विथ ईच अदर। सो दिस इज लेस्बियन रिलेशनशिप डिपिक्टेड इन रामायण। ओके, ना वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, ये सबको पता है। वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसमें भी लेस्बियन रिलेशनशिप का उल्लेख है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं सीता माता को वापस लेने, तो लंका में जो रावण का पैलेस, जो महल है, उसमें क्या देखते हैं? कुछ राक्षसी महिलाएं एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं। दैट इज लेस्बियन रिलेशनशिप। ये सारा कुछ आप लोगों को बताया नहीं जाता, लेकिन दिस इज रिटन इन
रामायण एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में तो सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या शिखंडी के बारे में आप जानते हैं? एक कैरेक्टर था मतलब रामायण में, जिसका नाम था शिखंडी। और वो पता है किसका बहन थी? द्रौपदी का बहन थी शिखंडी। सो शी बॉर्न एज ए फीमेल, ठीक है, लेकिन शी वॉज ब्रॉट अप एज अ मैन। वो तो मतलब जब पैदा हुई थी वो लड़की थी, लेकिन उसको बड़ा किया गया है लड़कों की तरह। बोल चाल, कपड़े पहनना, युद्ध करना, सब कुछ लड़कों की तरह ही करती थी वो जब बड़ी हुई उसका शादी एक लड़की के साथ हुआ। वो है एक लड़की, लेकिन शादी हुआ दूसरे एक लड़की के साथ। दैट इज लेस्बियन मैरिज। ये महाभारत में है। क्या आपको पता था इसके बारे में? किसने बताया था आपको इसके बारे में? सो ये जो सारा कुछ हल्ला क्रिएट करते हैं लोग, ये तो इंडिया का कल्चर नहीं है, इंडिया का कल्चर। जी नहीं, ये इंडिया का कल्चर है, था और रहेगा। प्राचीन युगों से ये चला आ रहा है। दिस इज इंडियन कल्चर, ठीक है। और हमारे देश में तो ये सारा कुछ पहले से ही था। इसको किसने इलीगल बनाया? अंग्रेज लोग आके अपना विक्टोरियन रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे चालू कर दिया और बता दिया, अरे भाई ये नहीं कर सकते, ये इलीगल है। गे रिलेशनशिप, गे मैरिज नहीं कर सकते, ये इलीगल है अकॉर्डिंग टू विक्टोरियन रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद क्या हो गया? वो लोग अपने देश में वापस चले गए। 1947 में हमको आज़ादी मिल गया, लेकिन अपने देश चले जाने के बाद उन लोगों ने खुद अपने देश में गे रिलेशनशिप, गे मैरिज को लीगल कर दिया है। लेकिन हम लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। हम लोगों का मानसिकता हम लोगों का सोचने का तरीका अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। हम लोग उस मानसिकता से अब तक निकल ही नहीं पाए और ये सोचते हैं कि ये तो हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है। जी नहीं, ये हमारा इंडिया का कल्चर है और हमेशा से था। आप लोगों को जो बोला जाता है, जो नैरेटिव दिया जाता है, अरे भाई ये तो इंडिया का कल्चर नहीं है, ये गलत नैरेटिव है। एक्चुअली गे मैरिज, गे रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा है, जाइए, पब्लिक डोमेन में है इंफॉर्मेशन, देख लीजिए, पुरानी किताबें पढ़िए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उनसे जाके बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि ये प्राकृतिक है क्या, ये नेचुरल है क्या? जी हाँ, ये नेचुरल है। हमारे नेचर में इतने सारे स्पीसीज है जहां पे देखा गया है कि उस स्पीसीज के अंदर भी गे सेक्स या रिलेशनशिप होता है। पता है कितने स्पीसीज है? 1500 स्पीसीज। यस, चक्कर आ गया सुन के, ये डाटा सुन के चक्कर आ गया। 1500, जी हाँ, अराउंड द वर्ल्ड 1500 स्पीसीज आर देयर और उनके बीच में गे रिलेशनशिप या गे सेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जिराफ, डॉल्फिन, बबून, सी हॉर्स, ये सारे एनिमल्स के अंदर गे सेक्स होता है। और भी बहुत सारे हैं, ईमू बर्ड, उसके अंदर भी गे सेक्स देखा जाता है। बहुत सारे मछलियां भी है, उनके अंदर भी देखा जाता है। तो ये सुनकर हैरान मत होइए, अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, तो गलत बोल दिया। जी नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जाइए, बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लोगों से बात कीजिए इस बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया, ये प्रूव कर दिया कि देखिए ये तो बिल्कुल नेचुरल है एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, उससे पहले थोड़ा सा और मुझे बात करना है कि जब हम लोग बोलते हैं कि इंडियन कल्चर है, अच्छा, अगर इंडियन कल्चर का इतना ही शौक है, इंडियन कल्चर का अगर इतना ही शौक है, तो बताइए किसने फ़ोन बनाया? स्मार्टफोन, आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर किस भारतीय ने बनाया? आज सभी लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंडिया में?
एसी, विदेशी गाड़ी, लग्जूरियस कार्स, बिग लग्जूरियस रूम्स, बिग लग्जूरियस बहुत सारा कुछ, मेकअप, विदेशी मेकअप, विदेशी ब्रांड का मेकअप, फ्रेग्रेंस, ये वो, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना भेजना, अंग्रेजी में बात करना। भाई अंग्रेजी के बिना तो कोई बात ही नहीं कर सकता। ये क्या इंडिया का लैंग्वेज है? इंडिया का कल्चर है ये? रह सकते हैं एसी के बिना? रह सकते हैं? चल सकते हैं कुछ कदम गाड़ियों के बिना? नहीं कर सकते ना। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री एसी रूम में बैठकर लग्जूरियस कार में चढ़कर भाषण देते और बोलते अरे ये तो इंडिया का कल्चर नहीं है। भाई इंडिया का कल्चर है ना, इंडिया का कल्चर देखना चाहिए। गांधी जी की तरह धोती पहनिए, ठीक है, गांधी जी की तरह धोती पहनिए और बैलगाड़ी में जाइए, दैट इज इंडियन कल्चर। पालकी में जाइए, बैलगाड़ी में जाइए। किसी इंडियन ने गाड़ी का इन्वेंट नहीं किया था, एसी का इन्वेंट नहीं किया था, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी बैठ के बातें कर रहे हो ना, ये सारा कुछ फेक है। लोगों को फेक नैरेटिव देना बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो लगता है, एक कंट्री को चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज करना चाहिए? एक देश को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट एक चीज बताइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको होना ही चाहिए। मुझे लगता है एक देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है उसका, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आप लोग मुझे बताइए कि इंडिया का संविधान कैसे बना? बताइए कैसे बना? जिन लोगों ने इंडिया का संविधान बनाया था उन लोगों ने कैसे बनाया? जो लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उनको शायद पता होगा कि कैसे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन, सभी विदेशी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ले लेकर, उधार ले लेकर फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो भाई जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही, आधार ही विदेशी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन आधार के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या ये फेक लेक्चर दे रहे हो इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर बोल के? ये फेक नैरेटिव, ये फेक चीज बोलना बंद करो, ठीक है? और जो सही बात है उसको बोलो। और यहां पे ह्यूमन राइट्स का बात हो रहा है, ठीक है? यहां पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है? तो अब आते हैं इस विषय पे कि क्यों गे मैरिज या समलैंगिक मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए। देखिए हम लोग अभी दूसरा कुछ बातें नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो कानून का विषय है, जो फंडामेंटल चीज़ है, जो संविधान का विषय है, उस बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे संविधान के अंदर कुछ प्रावधान हैं, कुछ आर्टिकल्स है और उस हिसाब से हमें कुछ मौलिक अधिकार या बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। सो नंबर 1 इज जीने की अधिकार। जीने का अधिकार जब मैं बोल रहा हूं, उसके अंदर शादी करना और अपना परिवार बनाना एक चीज है। मतलब ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल जो राइट है उसके अंदर आता है, ठीक है? तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, ठीक है, कोई भी पुरुष हो, कोई भी महिला हो, सबके पास ये अधिकार है अपने हिसाब से शादी करना, परिवार बनाना, और ये सारा कुछ जीने के अधिकार के अंदर आता है। तो जब ये जीने का अधिकार के अंदर आता है तो इट्स बेसिक फंडामेंटल राइट्स, सबको जीने का अधिकार है। तो ये अधिकार आप मुझसे किस हिसाब से छीन सकते हो? और मैं इस चीज़ के ऊपर जोर दूंगा कि इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को सुने और इसको ध्यान में रखे, क्योंकि यहाँ पर संविधान का बात हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बात हो रहा है। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये जीने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, परिवार बनाने का अधिकार, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है और इसको सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेट हो, गे हो, कुछ भी हो। That is number 1. Number 2 is right to choose. हम सभी को ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है
कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष या महिला, जो भी हो, स्ट्रेट, गे, लेस्बियन, जो भी हो, सबको राइट टू चूज हो, मतलब सबको अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है। तो अगर मैं अपने हिसाब से अपना पार्टनर चुन सकता हूं तो इसमें गलत क्या है? तो मैं अगर किसी लड़की को चुनूं या लड़का को चुनूं, दैट इज माई ओन पर्सनल मैटर। इसमें कोई पॉलिटिशियन, कोई रिलीजियस ग्रुप के लीडर क्या बोल सकते हैं? और उनको बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये सही नहीं है। सो राइट टू चूज इज आवर बेसिक फंडामेंटल राइट, और ये संविधान ने हमको प्रोवाइड किया है। तो इस हिसाब से सभी लोगों को अपने इच्छा अनुযাयी अपना पार्टनर को चुनने का अधिकार है। और स्पेशल मैरिज एक्ट ये भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। और ये जो समलैंगिक लोग हैं, ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी शादी ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाया जाए और इसको लीगल बनाया जाए। और तीसरा एक चीज़ है, वो है राइट टू प्राइवेसी। देखिए, इसके मतलब ये है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हो ये आपका निजी मामला है। मतलब आप किसके साथ सो, किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किसके साथ घूमने जाओ, किसके साथ दोस्ती करो, किसके साथ शादी करो, दिस इज योर ओन पर्सनल मैटर, योर ओन पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो इस विषय में कोई कुछ नहीं बोल सकता कि अपने पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हो उसको गोपनीय रखने का अधिकार आपको है। तो अगर उसको गोपनीय रखने का अधिकार मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं, मैं किसके साथ शादी करूं, किसके साथ ना करूं, ये दूसरे लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? सो दैट इज ऑल्सो अनदर बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट इज बीइंग वायलेटेड। ठीक है, अभी दूसरा कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। हेट्रोसेक्सुअल लोग और जो स्ट्रेट लोग हैं उनके पास बहुत सारे सुविधाएं हैं जो गे कपल्स लोगों को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू इनहेरिट्स, अगर एक स्ट्रेट कपल है, एक महिला एक पुरुष, दोनों शादीशुदा है, पति पत्नी है, और उनमें से एक पार्टनर का मौत हो जाए तो दूसरे जो जीवित पार्टनर है उनको उनके संपत्ति का अधिकार मिलेगा। मतलब जो पार्टनर मर गया है उसका जो संपत्ति था उसका एक पोर्शन वो जीवित पार्टनर को जाएगा। ठीक है, लेकिन गे कपल्स के अंदर ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो मैरिज भी इलीगल है, तो ये अधिकार का तो सवाल ही नहीं होता। तो जो गे कपल्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं उनमें से अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाए तो दूसरे पार्टनर को क्या होगा? ये राइट्स अगर स्ट्रेट कपल के पास है तो गे कपल लोगों के पास क्यों नहीं है? दिस इज अनदर रीजन दैट गे मैरिज शुड बी लीगल। अनदर रीजन विच इज स्ट्रेट कपल लोगों को क्या मिलता है? बैंक में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करने का मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन गे कपल को ये सुविधा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक गे कपल, समझ लीजिए एक गे कपल अगर बैंक में जाए और ये बोले देखिए मैं अपने पार्टनर के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ, तो बैंक उन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देगा, जबकि ये सुविधा स्ट्रेट कपल लोगों को है ऑलरेडी। और सिर्फ यही नहीं, अगर एक समलैंगिक कपल एक मकान खरीदना चाहे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, ज़मीन खरीदना चाहे और उस वजह से अगर बैंक में जाकर लोन मांगता है तो बैंक उन लोगों को लोन नहीं देता। अरे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सारा कुछ गे कपल्स को नहीं मिलता। इसलिए ये जो इनजस्टिस है चल रहा है ना बहुत दिनों से, इसको तोड़ने के लिए गे मैरिज शुड बी लीगल। और सिर्फ यही नहीं, देखिए गे कपल्स को, गे लोगों को, लेस्बियन लोगों को अपना रिलेशनशिप छुपाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग इंसल्ट करते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं, टॉन्ट करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं और बहुत ज़्यादा इंसल्ट होता है उन लोगों का। और कई लोग इनकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? कोई अगर आपके टॉन्ट की वजह से
आपने जो खिल्ली उड़ाया उसकी वजह से अगर सुसाइड कर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग मर रहे हैं यहां पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई a gay marriage should be legal, so that they can come out proudly in front of everyone and they can celebrate their life and they can live happily ever after. और आप लोगों को क्या लगता है कि मैरिज सिर्फ एक पुरुष और महिला के बीच में है और मैरिज होने के बाद बच्चे पैदा कर लो, बस हो गया, सारा कुछ खत्म? अगर यही बात है तो वो तो बिना शादी के भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो आप लोगों के हिसाब से, जो लोगों को ये लगता है मैरिज करना मतलब एक लड़की एक लड़का मतलब शादी के बंधन में बंध गया, फिर सेक्स कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, बस हो गया, काम खत्म। तो मैरिज का मतलब क्या बच्चे पैदा करना है सिर्फ? इतना छोटा कर दिया मैरिज को, इतना छोटा, इतना नीचे गिरा दिया। गे कपल्स लोग बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं भाई। इंडिया में बहुत सारे ऑर्फन्स है, किड्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, उनको एक भविष्य मिलेगा। और गे लोग, लेस्बियन लोग बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग शादी करना चाहते क्योंकि एक दूसरे के साथ रियली वो प्यार करते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते। इसलिए शादी करने का मतलब सेक्स करना और बच्चे पैदा करना नहीं होता। ये बात आप लोगों को कब समझ में आएगा? समलैंगिक कपल्स रियली एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए शादी करना चाहते हैं, ठीक है? जब बच्चे पैदा करने का बात आया तो वो तो किसी भी जगह से वो अडॉप्ट कर सकते हैं ना। एक ऑर्फन को अच्छा भविष्य मिल जाएगा। और ये क्या मैंडेटरी है? मतलब आप लोग शादी कर रहे हो उसका मतलब बच्चे पैदा करना ही है? ये क्या मैंडेटरी है, या ये क्या संविधान में लिखा हुआ है किसी जगह पर? बताइए आप। और शादी करना भी क्या मैंडेटरी है? कोई लोग अगर चाहे तो शादी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो शादी नहीं कर सकते, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है, जो स्ट्रेट कपल बच्चे पैदा नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, मेडिकल रीजन हो या किसी भी दूसरे मतलब लाइफस्टाइल चॉइस हो उनका, किसी भी रीजन से अगर कोई स्ट्रेट कपल बच्चा नहीं पैदा कर रहा है और नहीं कर सकता, इसका मतलब उसका उन लोगों का शादी वैलिड नहीं है, राइट? आप लोगों के हिसाब से जो पॉलिटिशियन लोग ये बोलते हैं, जो रिलीजियस ग्रुप ये बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं शादी करने का मतलब बच्चे पैदा करना, ये वो करना, तो जो स्ट्रेट कपल बच्चे नहीं पैदा कर सकते, क्या वो लोग कपल नहीं है? उनका शादी वैलिड नहीं है? देखिए, ये जो ढकोसलेबाजी है, ये जो फेक नैरेटिव आप लोगों ने बनाया है, इसको कृपया करके बंद कीजिए। लोगों को जीने दीजिए, आप खुद जिए और लोगों को उनके तरीके से जीने दीजिए, ठीक है? तो यही बात बोलकर मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और सबसे ये अपील करना चाहूँगा, ठीक है, आपका सोच डिफरेंट हो सकता है, आपका जीने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपका चॉइस डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये हक मिलता है दूसरे के लाइफ को कंट्रोल करने का, अपनी सोच को, अपने चॉइस को दूसरे के ऊपर थोपने का, ठीक है? और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये दरखास्त करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ सोच समझकर, संविधान को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? चलिए, इसी बात के ऊपर मैं अपना वीडियो अभी ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार, अच्छे से रहिएगा सब लोग।